फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हमें टेक्सास का एक टाउन दिखाया जाता है जहां की आबादी लगभग 2000 के करीब थी। एक शांत सी जगह थी, सब लोग खुशी से रहते थे। मगर एक झलक हमें ये भी दिखाई गई जहां हर तरफ आग लगी हुई है, घर और गाड़ियां जल रहे हैं, आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं। तबाही का एक मंजर है। ये भविष्य की एक हल्की सी झलक थी। आगे जानेंगे ये कैसे हुआ। खैर, कहानी कुछ दिन पीछे ले जाते हैं। हमें इसी टाउन के लोग दिखाए जाते हैं जो हंसी खुशी अपनी इस सुबह की शुरुआत कर रहे थे। फिर हम एक लड़की जोडी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है। जोडी की असिस्टेंट बेगी उससे छुट्टी लेने आई थी। वो अपनी नानी की तबीयत का बहाना करती है, मगर जोडी समझ गई थी कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, इसलिए वो उसे जाने देती है। दरअसल बेकी के बॉयफ्रेंड ने आज उसे होने वाले बेसबॉल मैच देखने के लिए बुलाया था। इसी मैच में हम टाउन के शेरिफ डेविड को देखते हैं जो दरअसल जोडी का पति और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। फिर वो भी बेसबॉल मैच देखने आया था। तभी मैच के दौरान रॉरी नामी का एक आदमी अपना राइफल लेकर आ गया, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। रॉरी एक शराबी आदमी था और उसके हाथ में गन देकर सभी परेशान हो गए। वो कुछ भी कर सकता था। डेविड रॉरी के पास जाकर बंदूक नीचे रखने को कहता है, मगर रॉरी उसकी बात नहीं मान रहा था। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने लगा उससे पहले ही डेविड ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। सभी ने ये देखा। गोली चलाने के बाद डेविड को बहुत दुख होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसे ये करना पड़ा। डेविड रॉरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, जहां उसकी मुलाकात रॉरी की पत्नी से हुई। रॉरी की पत्नी पूछती है कि तुमने क्या सोचकर उस पर गोली चलाई। डेविड कहता है कि मुझे लगा वो नशे में है, वो किसी को मार सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था। तो रॉरी की पत्नी कहती है कि उसने 2 साल पहले ही पीना छोड़ दिया था। डेविड को एक थप्पड़ मारकर वो वहां से चली गई। इस हादसे के बाद डेविड काफी खफा रहने लगा था। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि उसने जो भी किया अपने और बाकी सबके सुरक्षा के लिए किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डेविड को पता चलता है कि रॉरी ने उस दिन कोई नशा नहीं किया था। ये जानकर डेविड को तो और बुरा लगता है, हालांकि दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था जैसे रॉरी अपने होश में नहीं था। डेविड उस बेसबॉल ग्राउंड में जाता है जहां बिल भी मौजूद था, जो असल में कोच थे। डेविड उसे आवाज देता है, उससे बात करना चाहता था, मगर बिल ख्यालों में गुमसुम था। 2-3 बार आवाज करने पर वो डेविड को जवाब देता है, मगर बात किए बिना ही वो वहां से चला गया। या तो वो रॉरी की मौत पर दुखी था या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। खैर, बाद में बिल की पत्नी डेब्रा उसे जोडी के पास लाती है, क्योंकि उसे बिल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जोडी उसका चेकअप करती है तो बिल कहता है कि मैं बस थका हुआ हूँ। तो जोडी उसे सलाह देती है कि वो ज्यादा सोचे ना और आराम करे। यहाँ रहने वाले लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब बदलने वाला है। तो शुरुआत बिल के घर से होती है। रात में डेब्रा देखती है कि बिल फार्म हाउस में कुछ काम कर रहा है, लेकिन मशीनों का शोर ज्यादा होने की वजह से डेब्रा बिल के पास जाती है। बिल वहां से गायब था। तभी डेब्रा को अपने बेटे की चिल्लाने की आवाज आई। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। उसका बेटा कहता है कि डैड चाकू लिए घर में घूम रहे हैं, जिससे बचने के लिए ये दोनों अलमारी में छुप जाते हैं। बिल उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गया था। साफ लग रहा था वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका था, हिंसक बन गया था। वो अपने ही पत्नी और बेटे को अलमारी में बंद करके पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है, जिसमें डेब्रा और उसके बेटे की मौत हो गई। आग देखकर टाउन के कुछ लोग और फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। बिल वहां बेटा गुनगुना रहा था। जोडी को शक होने लगा कि जरूर इसी ने कुछ किया है। वो उस पर चिल्लाती है, मगर बिल कोई जवाब नहीं देता, ना ही उसे कोई पछतावा था। बिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन वो अपने सेल में किसी पुतले की तरह खड़ा बस एक जगह को घूरे जा रहा था। ये देखकर डेविड और डेप्यूटी को अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में 3 लोग शिकार पर निकले थे। तभी उन्हें एक पैराशूट दिखता है। उसकी रस्सी खींचने पर पानी से एक लाश बाहर आई, जिसे देखकर वो तीनों ही डर गए और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। डेविड टीम के साथ वहां पहुंच गया। जांच करने पर डॉक्टर बताता है कि शायद ये लाश 1 हफ्ते से यहाँ पड़ी है। ये किसी प्लेन का पायलट ही लग रहा था। डेविड समझ जाता है कि जरूर यहाँ आसपास कोई प्लेन क्रैश हुआ होगा। इस बात का पता लगाने वो रसल के साथ आसपास की तलाशी लेने जाता है।
और उन्हें नदी के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्लेन दिखता है जो वहीं क्रैश हुआ था। मगर हैरानी की बात ये थी कि इतना बड़ा क्रैश होने के बावजूद न्यूज में इसकी कोई खबर नहीं छपी और ना आसपास के लोगों को कुछ मालूम था। डेविड को पता चलता है कि इसी नदी से लोगों के घरों और खेतों को पानी सप्लाई होता है। डेविड वाटर सप्लाई ऑफिस जाकर ये पता करने की कोशिश करता है कि नदी से पानी सबसे पहले किसके घर में जाता है, तो उसे पता चला कि सबसे पहले पानी रॉरी के घर जाता है। डेविड को शक था कि जो कुछ भी हो रहा है इसका संबंध कहीं ना कहीं इसी प्लेन क्रैश से ही है, इसलिए वो मेयर के पास जाकर नदी की वाटर सप्लाई रोकने को कहता है। मगर मेयर समझाता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसा करने से खेती बर्बाद होगी और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जब मेयर डेविड की बात नहीं मानते तो डेविड खुद ही जाकर पानी की सप्लाई को रोक देता है और वहां से हैंडल भी चुरा लेता है ताकि कोई और पानी को चालू ना कर सके। उसे लोगों की परवाह थी, शायद टाउन में किसी तरह की बीमारी फैल रही थी। डेविड का पार्टनर रसल है जो हर समय उसके साथ रहता था। पुलिस स्टेशन आने पर रसल और डेविड देखते हैं कि बिल खून में लथपथ लाश की तरह जमीन पर पड़ा था। जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो बिल ने किसी ज़ॉम्बी की तरह उन पर हमला कर दिया था और अब चीजें अजीब होने लगी थी। फोन और इंटरनेट के सिग्नल गायब हो चुके थे। डेविड देखता है कि टाउन में कोई भी नहीं, आसपास बिल्कुल सन्नाटा है। हम एक गाड़ी को भी देखते हैं जिसमें से कोई डेविड की तस्वीरें ले रहा था। जैसे ही डेविड की नजर पड़ी वो गाड़ी वहां से निकल गई, लेकिन डेविड कुछ समझ पाता तभी उसे डॉक्टर के घर से चीजें टूटने की आवाज आती है। डेविड भागते हुए अंदर गया। वो देखता है कि किसी ने एक आदमी की आंखें और मुंह सील दिए हैं। ये देखकर उसे हैरानी हुई। वो जल्दी से कैंची उठाकर उसकी स्टिचेस खोलने लगा, लेकिन तभी डॉक्टर वहां आकर डेविड पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई चलती है। डेविड सेल्फ डिफेंस में डॉक्टर को तो मार देता है। रसल भी उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। हालात बिगड़ते जा रहे थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी को शहर से दूर अपनी माँ के घर भेजना चाहता था, लेकिन जोडी नहीं मानती। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ के शेरिफ हो तो मैं भी इन लोगों की डॉक्टर हूँ और मैं मुश्किल वक्त में इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी उनके घर पर मिलिट्री आती है। इन्हें हिरासत में लिया जाता है। टाउन के बाकी लोगों के साथ इन्हें भी एक बस में डाल दिया गया। सीमा पर ही एक कैंप बनाया गया था। वहां पहुंचकर सभी की मेडिकल जांच की जाती है और जिन भी लोगों का टेम्परेचर ज्यादा था उन्हें वो पकड़ लेते थे ताकि उन्हें इलाज के लिए एक अलग जगह ले जाए या फिर मारने के लिए। डेविड और जॉडी इस बात से अनजान थे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। चेकअप के दौरान जॉडी का टेम्परेचर भी हाई आता है। असल में वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मिलिट्री वाले उसे बीमार समझकर पकड़ लेते हैं। डेविड बहुत कोशिश करता है जोडी को बचाने की, मगर कोई फायदा नहीं था क्योंकि उन्हें बेहोश कर दिया गया। अब जोडी को एक अलग जगह बीमार लोगों के साथ स्ट्रेचर पर बांधा गया था। वही डेविड को जब होश आता है तो वो बाकी लोगों के साथ एक सुरक्षित जगह पर मौजूद था। उसे किसी भी हाल में जोडी को बचाना था, इसलिए वो वापस से शहर के अंदर जाने का फैसला करता है। वही दूसरी तरफ रसल और उसके कुछ साथी कैंप की जाली तोड़कर अंदर आ गए। ये देखकर वहां मौजूद बाकी लोग भी मिलिट्री पर हमला करते हैं। हालात काबू से बाहर हो चुके थे, इसलिए मिलिट्री अपने हेलीकॉप्टर लिए वहां से भाग जाती है। असल में हुआ ये था कि यहाँ एक वायरस फैल चुका था। ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जो सरकार ने आबादी कम करने के लिए बनाया था, मगर प्लान क्रैश हो गया और वो खतरनाक वायरस यहाँ के पानी में मिल गया, जिससे यहाँ के लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। बैक टू द स्टोरी। उधर डेविड किसी तरह मिलिट्री से बचकर वापस शहर में आ गया था, जहां पुलिस स्टेशन में उसे रसल भी मिलता है। वो अपनी गन लेने आया था। डेविड उसे अपना प्लान बता देता है कि वो जोडी को बचाने जा रहा है, जिसमें रसल भी उसका साथ देने वाला था। हमें जोडी दिखाई जाती है। होश में आने पर वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाती है। वहाँ बेकी भी थी, वो भी बहुत घबराई हुई थी। जोडी उसे हौसला देती है, समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड आदमी हाथ में औजार लिए यहाँ मौजूद लोगों को बेड से बांधा गया था, तो वो इन्फेक्टेड आदमी उन्हें बेदर्दी से मारने लगा और वो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। जब वो बेकी को मारने वाला था तो जोडी जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वो बेकी को छोड़कर जोडी को मारने आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाए, डेविड समय रहते वहां पहुंच गया।
उस आदमी को मारने के बाद वो चारों बिल्डिंग से बाहर आ गए। अब इन्हें वहां से निकलने के लिए कोई गाड़ी चाहिए थी, लेकिन आसपास पूरा शहर तबाह हो चुका था और इसी वजह से जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे वो भी एक दूसरे को मार रहे थे। उनसे बचकर किसी तरह ये लोग एक जगह आते हैं जहां बेगी को उसका बॉयफ्रेंड स्कॉटी मिल जाता है। पहले तो वो इन लोगों पर बंदूक ताने हुए था। असल में ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल था कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, मगर इन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि ये सभी ठीक है और जोडी असल में प्रेग्नेंट है, इसलिए उसका टेम्परेचर हाई था। ये लोग निकलने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहां मिलिट्री वाले हमला कर देते हैं। वो बीमार लोगों को मार रहे थे। ये सब देखकर डेविड और बाकी सब शेड में छुप गए। मिलिट्री के लोग स्कॉटी के माता पिता को पकड़कर मार रहे थे। ये देखकर स्कॉटी से रहा नहीं जाता और वो गन लेकर उन्हें मारने निकल गया, लेकिन वो लोग उसे भी जलाकर मार देते हैं। इसके बाद मिलिट्री चीफ अपने सैनिकों से उस जगह की अच्छे से तलाशी लेने को कहता है। ये लोग छुपे हुए थे और जब एक सैनिक उस जगह की तलाशी लेने आया तो रसल और डेविड उसे पकड़ लेते हैं। उसने मास्क पहना था, इसलिए वो उसका मास्क उतार देते हैं। डेविड पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। वो सैनिक घबराया हुआ था, जवाब देता है कि मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। मैं आम लोगों को मारने नहीं आया, बस हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि किसी में भी अगर बीमारी के थोड़े से भी लक्षण दिखाई दिए तो उन्हें मार डालो। वो ये भी बताता है कि ये बीमारी हवा से फैल रही है। तब उस सैनिक को ढूंढते हुए उसके बाकी साथी भी वहां पहुंचने वाले थे। सैनिक डेविड से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे जाने दो तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। खैर और कोई रास्ता था भी नहीं, इसलिए डेविड उसे जाने देता है। वो सैनिक अपना मास्क लगाकर चला गया। वो इनके बारे में कुछ नहीं बताता और इस तरह ये चारों बच गए। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे। चलते चलते ये लोग डेविड और जोडी के घर पहुंच गए। अपने घर को बर्बाद देकर जोडी कहती है कि हमने इस घर में कितने सपने देखे थे कि हमारा बच्चा यहाँ बड़ा होगा। डेविड उसे संभालता है। इनका प्लान था गाड़ी और जरूरी सामान लेकर निकल जाए, लेकिन उनके घर में पहले से ही रोरी की पत्नी और बेटा मौजूद थे और दोनों ही इन्फेक्टेड हो चुके थे। जोडी जैसे ही कमरे में आती है वो दोनों उसे कुर्सी से बांध देते हैं। डेविड को जब जोडी की कोई आवाज नहीं आती तो वो बेबी रूम में पहुंच गया, लेकिन रोरी का बेटा डेविड पर हमला कर देता है। डेविड अपनी बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर रोरी की पत्नी उसके हाथ में चाकू मार देती है। वो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब इससे पहले कि वो डेविड को मार पाए, वो अपने हाथ का चाकू निकालकर उसी के गले में घोंप देता है। बंदूक उसके बेटे के हाथ में थी, मगर तब रसल नीचे से गोली चलाकर उसे मार गिराता है। ऊपर आने पर वो देखता है कि रोरी की पत्नी अभी भी हिल रही थी, इसलिए रसल उन पर कई सारी गोलियां चलाता है। उसका ये बर्ताव जोडी को सही नहीं लगता। वो डेविड से कहती है कि शायद रसल भी बीमार है क्योंकि वो काफी हिंसक बन गया था। डेविड कहता है कि उसने बस हमारी जान बचाई। खैर ये चारों गाड़ी लेकर घर से निकल गए, लेकिन तब रास्ते में एक हेलीकॉप्टर इन्हें देख लेता है, जिससे बचने के लिए डेविड गाड़ी को एक वॉशिंग सेंटर में ले गया। लेकिन वहां पहले से ही कुछ इन्फेक्टेड लोग मौजूद थे। वो मशीनें चालू कर देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी फंस गई। वो बीमार लोग इन पर हमला कर देते हैं। अपने बचाव में ये लड़ते हैं। रसल और डेविड उन्हें तो खत्म कर देते हैं, मगर इस बीच उन्होंने बेकी को मार दिया था। उन्हें दोबारा हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इनकी खाली गाड़ी जैसे ही बाहर गई उसे उड़ा दिया जाता है। दरअसल मिलिट्री नहीं चाहती थी कि कोई भी इस शहर से बाहर जाए और अब ये पैदल ही सुनसान सड़क पर निकल पड़े। आगे जाकर इन्हें 2 ट्रक दिखते हैं, लेकिन दोनों ही किसी काम के नहीं थे। तभी एक काले रंग की गाड़ी ने दिखी जो इस ओर आ रही थी। डेविड सोचता है कि वो इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल सकते हैं, इसलिए वो उस पर बंदूक तान देता है। मगर तब रसल ने उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। गाड़ी में मौजूद ऑफिसर अभी भी जिंदा था। डेविड उसे पकड़कर मारता है, पूछता है कि उस प्लेन में ऐसा क्या था जिस वजह से लोग पागल हो रहे हैं। तो ऑफिसर बताता है कि उस प्लेन में एक बायोलॉजिकल हथियार का प्रोटोटाइप था, जो कि आबादी कम करने के लिए बनाया गया था और इसे टेक्सास भेज रहे थे। मगर वो रास्ते में ही क्रैश हो गया और उसमें मौजूद वायरस इसी शहर में फैल गया। जोडी पूछती है कि ये वायरस कितने घंटों में अपना असर दिखाता है, तो आदमी बताता है कि 48 घंटे में। लेकिन पिछले 3 दिनों से इनमें वायरस के कोई सिम्टम्स नहीं थे, इसलिए ये वायरस से सुरक्षित है।
डेविड ऑफिसर को समझा रहा था कि तुम्हें हम सबको यहाँ से बाहर ले जाना होगा, हम ठीक है। लेकिन तभी रसल उस ऑफिसर को गोली मार देता है। डेविड कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, मैं इससे बात कर रहा था, ये हमें बचा सकता था। रसल कहता है कि बातें बहुत हो गई। इस पर डेविड उसे गन ले लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रसल भी अब इन्फेक्टेड है। इस वजह से दोनों में हाथापाई हुई, मगर आखिर में डेविड ने उसे काबू कर लिया। रसल भी समझ गया था कि वो ठीक नहीं, लेकिन वो डेविड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ दूर अपने साथ आने दो। चलते चलते रात हो गई थी और वो तीनों एक आर्मी कैंप के पास पहुंच गए थे। रसल कहता है कि यहाँ से आगे एक हाईवे है, लेकिन हम तीनों एक साथ इनकी नजरों से बचकर नहीं जा सकते। मैं तो वैसे भी इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए मैं इन सबका ध्यान भटकाऊंगा, तब तक तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। डेविड उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, मगर रसल किसी तरह उन्हें मना लेता है। अब रसल ऐसा ही करता है, वो उनका ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने चला गया और इसका फायदा उठाते हुए जोडी और डेविड वहां से निकल गए, जबकि मिलिट्री के लोग रसल को गोली मार देते हैं। अब आगे बढ़ते हुए डेविड और जोडी गैस स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्हें एक ट्रक दिखता है। डेविड कुछ खाने का सामान जमा करने अंदर चला गया, तब जोडी ट्रक के पास जाती है और सामने का मंजर देखकर वो चिल्लाने लगी। डेविड आकर देखता है तो ट्रक में लोगों की जली हुई लाशें थी। जोडी कहती है कि यहाँ से निकलने का कोई फायदा नहीं, वो सभी को मार रहे हैं। डेविड उसे समझाता है कि हमें अपने बच्चे के लिए यहाँ से निकलना होगा। जोडी उसकी बात समझ गई। तब डेविड दोबारा से जरूरी सामान जमा करने चला गया। इस बीच बिजली जाने पर जोडी को बाहर 2 इन्फेक्टेड लोग नजर आए, जिनसे बचने के लिए वो ट्रक में छुप जाती है। इतने में डेविड वहां आ गया और अब ये इन्फेक्टेड लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, मगर किसी तरह एक को तो डेविड ने जला दिया, जबकि दूसरे को जोडी गोली मारकर खत्म कर देती है। अब दोनों ट्रक लेकर निकल चुके थे। निकलते समय डेविड को मिलिट्री का एक रेडियो मिल गया था, जिसमें कोई काउंटडाउन चल रहा था। डेविड और जोडी को समझ नहीं आती कि ये किस चीज का काउंटडाउन है, मगर इतना वो जरूर समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए डेविड जितना जल्दी हो सके तेजी से ट्रक को भगाता है और आगे जाने पर काउंटडाउन रुक गया। ये देखते हैं कि मिलिट्री ने शहर पर एक न्यूक्लियर वेपन फेंका है, जिससे पूरा टाउन बर्बाद होने लगा। धमाके के असर से इनका ट्रक भी पलट जाता है, मगर खुशकिस्मती से दोनों जिंदा बच गए और अब वो वहां से एक दूसरे टाउन जाने वाले थे। मगर तभी एक सैटेलाइट की मदद से हमें दिखाया जाता है कि ये वायरस और शहरों में भी फैल चुका है और यहाँ से ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सिर्फ सरकार ये जानती है। और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।